गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 17 वाक्य पढ़ेंगे। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 17 वाक्य पढ़ेंगे, जिसमें हम अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये सीखेंगे। कल मैंने आपको सिखाया था कि वाक्य के अंग क्या होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पहले आप मुझे बताइए वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ओके। और फिर वाक्य के प्रकार हैं, कितने होते हैं। वाक्य को 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। वाक्यों का 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो कल हमने जाना था कि रचना के आधार पर वाक्य को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो रचना के आधार पर वाक्य को 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयबोधक वाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक। ओके, तो आपको क्या समझ आया? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयबोधक वाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विधिवाचक। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 8 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। अर्थ के आधार पर जो हमारा सबसे पहला वाक्य है वो है विधिवाचक वाक्य। कौन से वाक्य हैं? विधिवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी काम का करना या होना सामान्य रूप से, मतलब नॉर्मल तरीके से प्रकट हो रहा है, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ आप आसानी से पता कर पा रहे हो कि काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है। तुम अच्छे लड़के हो। तुम कैसे लड़के हो? अच्छे लड़के हो। मैंने अभी अभी खाना खाया है। अब आपको यहाँ पर भी पता चल रहा है कि अभी खाना खाया है, यहाँ पर खाने का काम हो रहा है। ठीक है। तो जिस वाक्य से किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। मतलब जहाँ किसी भी काम का करना और होना सामान्य रूप पर होता है उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है बच्चों आज्ञावाचक। क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। मतलब जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना अथवा परामर्श का भाव हो। ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी को आज्ञा दे रहे हों, किसी से प्रार्थना कर रहे हों या किसी को सलाह दे रहे हों, उन्हें हम आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उन्हें हम? या तो हम उनको आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं अथवा आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि जिन वाक्यों में हम किसी व्यक्ति को आज्ञा दे रहे हों, किसी से प्रार्थना कर रहे हों या किसी को कोई सलाह दे रहे हों, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी को आज्ञा, प्रार्थना या परामर्श दे रहे हैं वो हमारे कौन से वाक्य कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना अथवा परामर्श का भाव हो उसे आज्ञावाचक अथवा आज्ञार्थक, क्या? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे नीचे बैठ जाओ। हम यहाँ आपको क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। आपको आज्ञा दी जा रही है कि आप नीचे बैठो, तो नीचे बैठ जाओ। ठीक है। अगला देखिए, कृपया मेरे पास आइए। यहाँ आपसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रार्थना कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया मेरे पास आइए। अगला देखिए, सड़क पर बाईं ओर चलो। सड़क पर किस तरफ चलना है आपको? बाईं ओर चलो। यहाँ पर हम आपको सलाह दे रहे हैं कि सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। ओके, तो बच्चों पहले सेंटेंस में आपने देखा कि हम आपको आज्ञा दे रहे थे, सेकंड सेंटेंस में आपने देखा कि हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे, और थर्ड सेंटेंस में आपने देखा कि हम आपको सलाह दे रहे थे, परामर्श कर रहे थे। तो बच्चों ये तीनों सेंटेंस किस में आएंगे? आज्ञावाचक में आएंगे। ठीक है, कैसे वाक्य हुए ये तीनों? आज्ञावाचक वाक्य हुए। चलिए अगला देखते हैं। तो थर्ड नंबर पर आता है प्रश्नवाचक। क्या आता है? प्रश्नवाचक, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों जिन वाक्यों में आपसे कोई प्रश्न किया जा रहा है उसे आप क्या कह सकते हो? प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हो। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या मोहन अपने घर जा रहा है? क्या हम पूछ रहे हैं क्या मोहन अपने घर जा रहा है? तो बच्चों एक चीज और होती है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके लास्ट में, उनके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया कि प्रश्नवाचक वाक्य में हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और उसके अंत में हम क्या करते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, अगला सेंटेंस क्या है आपका? तो सेकंड नंबर पर जो वाक्य दिया है वो क्या है? वह कब आया है? वह कब आया है। यहाँ पर आप प्रश्न पूछ रहे हो कि वह कब आया है ना, तो यहाँ पर आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो ये भी कैसा हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, और इसमें आपने अंत में क्या लगाया है? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया है। चलिए थर्ड नंबर पर देखिए, क्या तुम कल स्कूल गए थे? यहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कल स्कूल गए थे, तो यहाँ पर भी आपने क्या लगाया है बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगता है। तो ये बात मैंने आपको बताई दी है कि जब भी अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य में है तो आप उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। ओके, तो जब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है कोई, तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है बच्चों? निषेधवाचक वाक्य। क्या है अगला? निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम का करना ना होना प्रकट हो, मतलब किसी भी काम का ना होना प्रकट हो, मतलब कोई भी काम ऐसा है जो नहीं हो रहा है उसमें, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया कि जिस वाक्य में किसी भी काम का ना होना हो, मतलब कोई भी काम नहीं किया जा रहा हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके, जिनमें आप किसी भी काम को नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। तो जिस वाक्य में किसी काम का ना होना प्रकट होता है उसे क्या कहा जाता है? निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम कल स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर नहीं जाने का काम हो रहा है, न जाने का काम हो रहा है, इसीलिए ये कैसा वाक्य हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया। अगला देखिए, झूठ मत बोलो। यहाँ पर भी किसी भी चीज के लिए मना की जा रही है, नहीं बोला जा रहा है, तो ये भी कैसा वाक्य हुआ? निषेधवाचक वाक्य। ना मैं जाऊंगा, ना तुम्हें जाने दूंगा। तो यहाँ पर भी हम मना कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों? ये निषेधवाचक वाक्य है। मतलब जिसमें हम किसी भी काम को करने के लिए मना करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए हम कौन सा वाक्य यूज करते हैं? निषेधवाचक वाक्य यूज करते हैं। ओके, तो आपको निषेधवाचक वाक्य समझ आए क्या? जिन वाक्यों में किसी भी काम का न होना प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए देखते हैं। याद रखिए, निषेधवाचक वाक्यों में न, ना, मत, नहीं
आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बच्चों, निषेधवाचक वाक्यों में न, ना, मत, नहीं आदि मतलब इन शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला वाक्य है वो क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी भी चीज का दुख, आश्चर्य, हर्ष मतलब खुशी, इन चीजों को प्रकट करते हैं। अचानक हमारे मन में जो कोई भी चीज आ रही है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, आश्चर्य आ रहा है, उसको जब हम प्रकट करते हैं तो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए इसको, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या बोलते हैं बच्चों इसको? विस्मयादि बोधक वाक्य। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, दुख या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। मतलब ऐसे वाक्य जिनसे आपकी खुशी, दुख या गम, दुख या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, उससे आपकी आश्चर्य वाली फीलिंग या दुख वाला आपका फेस प्रकट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आपको क्या समझ आया? जिस वाक्य से हर्ष, शोक, दुख और आश्चर्य प्रकट होता है उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे बधाई हो, यहाँ पर आप किसी ने अच्छा काम किया है उसको बधाई दे रहे हो, तो आप क्या खुशी से बोल रहे हो ना, बधाई हो यार, बधाई हो। तो ये कैसा वाक्य हो गया? विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक ये चिन्ह आता है जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जब जो भी ये सेंटेंस होते हैं, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं, उनके अंत में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वाह कमाल हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या किया? आपने कोई चीज देखी ऐसी जिसको देखकर आपको आश्चर्य हुआ, तो आपके मुंह से क्या निकला? वाह कमाल हो गया। ऐसा हो नहीं सकता था पर हो गया, तो आपने कैसे बोला? वह कमाल हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी आपने लगाया है। अगला देखिए, कैसा सुंदर फूल है। आपने एक ऐसा फूल देखा जिसको देखकर आप आश्चर्य में बोले, कितना सुंदर फूल है, कैसा सुंदर फूल है। तो यहाँ पर भी आपने क्या लगाया है बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। ठीक है, तो आपको विस्मयादि बोधक वाक्य समझ में आए, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़े हैं। तो जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, दुख या आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है बच्चों? याद रखिए, विस्मयादि बोधक वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगता है। चलिए उसके बाद अगला है संदेहवाचक वाक्य। कैसे वाक्य? संदेहवाचक वाक्य। तो देखते हैं, जिस वाक्य में कार्य के होने के विषय में संदेह व्यक्त किया जाता है, मतलब कार्य हुआ है ऐसा हमको संदेह होता है, मतलब शक होता है, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में कार्य के होने के विषय में शक किया जाता है या शक को दिखाया जाता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। मतलब जिस वाक्य में किसी भी कार्य के होने के विषय में संदेह व्यक्त होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह कल आए, शायद वह आज आए या शायद वह कल आए। तो यहाँ पर आप कंफर्म नहीं हो, आप यह संदेह दिखा रहे हो सकता है वो कल आए, हो सकता है वो आ जाए। तो यहाँ पर शायद वह आज आए, तो यहाँ पर आप संदेह प्रकट कर रहे हो, इसीलिए ये कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। ओके, चलिए अगला देखिए, उसने हमें पत्र डाला होगा। आप कंफर्म नहीं हो कि उसने हमें पत्र डाला है, तो आप क्या उत्पन्न कर रहे हो यहाँ पर? संदेह। ठीक है, संदेह उत्पन्न कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। उसने हमें पत्र डाला होगा। अगला देखिए,
संभवतः उसे गाड़ी मिल गई होगी। अब आप प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, आपको स्टेशन पर नहीं पता उसे गाड़ी मिली नहीं मिली, पर आप घर पर बैठकर क्या बोल रहे हो, संभवतः हो सकता है उसे गाड़ी मिल गई होगी। तो यहाँ पर भी आप संदेह व्यक्त कर रहे हो। तो जिन वाक्यों में संदेह व्यक्त किया जाता है, किसी भी कार्य के होने पर संदेह व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए तो अब हम अपना अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य क्या है, अगला क्या है बच्चों, इच्छावाचक वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें हम अपनी इच्छा या शुभकामनाओं के भाव प्रकट करते हैं, उन्हें हम इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जिनमें हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, कोई इच्छा प्रकट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इच्छावाचक मतलब इच्छा प्रकट करने वाला वाक्य। ठीक है, तो जिस वाक्य से इच्छा या शुभकामनाओं का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे काश तुम यहाँ होते, हम पार्टी कर रहे थे, मुझे अपने दोस्त की याद आई तो मैंने कहा काश तुम भी यहाँ होते, है ना, फोन पर मैं उससे बात कर रही थी और मैंने कहा काश तुम यहाँ होते, कितना मजा आ रहा है, तुम भी देख पाते। अगला, ईश्वर आपका भला करे। तो जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो आप बोलते हो भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। तो ये भी किसमें जाते हैं बच्चों, इच्छावाचक वाक्य में, क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं, हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भगवान आपका हमेशा भला करे। ठीक है, हम ये इच्छा करते हैं कि भगवान आपकी हमेशा मदद करे, आपकी रक्षा करे। ठीक है, अगला देखिए, जुग जुग जियो। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो आप बोलते हो ना जुग जुग जियो, मतलब हमेशा लंबी आयु जियो, हमेशा अच्छे अच्छे काम करो, तो ये सब आप बोलते हो। ठीक है, तो ये सब किसमें आते हैं, इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। अगला क्या है, संकेतवाचक वाक्य। कैसा वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी कार्य का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब क्या है बच्चों, जिस वाक्य में किसी भी काम का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, यदि तुम मेरी बात मान लेते तो इतना कष्ट ना होता, यदि तुम मेरी बात मानते तो तुम्हें इतना कष्ट ना होता, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस बात का असर किस पर पड़ रहा है, कष्ट होने पर पड़ रहा है। तो बच्चों इन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें आपको संकेत दिया जा रहा है अगर तुम ऐसा करते तो तुम्हारे साथ ऐसा होता या तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। तो यदि तुम मेरी बात मान लेते तो इतना कष्ट ना होता। अगला देखिए, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। अगर कोई मेरे पास आएगा या यहाँ पे आएगा तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। यहाँ आने का कारण क्या है, सहायता पाना। तो यहाँ पर देखिए दूसरी बात पर निर्भर है ना, पहली बात का पहला जो कार्य हो रहा है उसका जो असर है वो कौन सी, दूसरी बात पर निर्भर है। अगर वो आएगा तभी मैं उसकी सहायता करूंगा। ठीक है, अगला देखिए, जैसे ही घंटी बजेगी हम घर चल देंगे। घंटी बजेगी फिर आप घर चल दोगे। तो यहाँ पर भी जो पहला कार्य है वो किस पर निर्भर है, दूसरे कार्य पर निर्भर है, दूसरी बात पर निर्भर है। तो बच्चों आपको समझ आया कि संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्य से किसी कार्य का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आपको अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये समझ आया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।